धन्यवाद मंडलोई जी। आप परीक्षा पर खरे उतरे और थोड़े से चावल के बहाने ही आपने पूरे विस्तार से अपनी बातें रखी। अब हमारा अगला सत्र आरंभ होता है, मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व सही की तलाश में। इस सत्र के हमारे दो वक्ता हैं, श्री मदन सोनी और सुश्री सुशीला पुरी। हम आप दोनों को मंच पे आमंत्रित करते हैं। आप सब जानते हैं श्री मदन सोनी हिंदी के सुविख्यात आलोचक हैं। लंबे समय तक आपने अशोक जी के साथ पूर्वाग्रह का संपादन भी किया है। आप महत्वपूर्ण अनुवादक भी हैं, अनेक कृतियां हैं आपकी। भोपाल में रहते हैं। और हमारी दूसरी वक्ता सुश्री सुशीला पुरी लखनऊ रहती हैं, बड़ी अच्छी कवयित्री हैं और अनेक आयोजनों में आपने कविता पाठ किया है, आकाशवाणी पे, दूरदर्शन पे। इस सत्र में सोपती जी की जिस पुस्तक पर चर्चा है उसका शीर्षक मैंने बताया है, मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व सही की तलाश में। कवि मुक्तिबोध की अनिवार्य उपस्थिति को रेखांकित करती यह पुस्तक है। सोपती जी मुक्तिबोध का परिचय इन पंक्तियों में देती हैं। देख मुझे पहचान, मुझे जान, देखते नहीं हो मेरी आग, मुझ में जल रही अब भी। वे कहती हैं, विचारधारा कोई भी हो, वह अपनी सजगता में अपने समय को देखने से कतराए नहीं। यह प्रत्येक लेखक के लिए उनकी दी गई नसीहत है। एक स्तर पर वे कहती हैं, मुक्तिबोध स्वयं अपनी सोच के अंधेरों से आतंकित होते हैं, फिर उजालों को अपनी रूह में भरते हैं, अपनी आत्मशक्ति की प्रखरता को जांचते हैं और मुक्तिबोध से आत्मबोधी बन जाते हैं। तो अब हम सुश्री सुशीला पुरी को बुला रहे हैं कि आप अपना वक्तव्य दें। समय का ध्यान रखें, ये भोजन के पूर्व का अंतिम सत्र है, तो जितना जल्दी आप लोग छूटेंगे उतना जल्दी भोजन मिलेगा। और हमें फिर 2:15 बजे यहाँ उपस्थित होना है। आपके बाद फिर मदन जी बोलेंगे। समय का ध्यान। नमस्कार। मुझे लगता है मेरा 15 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा। माफ करिएगा, आज थोड़ी गला खराब है मेरा। हिंदी की मूर्धन्य उपस्थिति कृष्णा सोपती यदि आज हमारे बीच होती तो 100 वर्ष की होती। उनकी रचनात्मक उपस्थिति का ये शताब्दी साल है। उनकी अविकल उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। कृष्णा सोपती की महत्वपूर्ण कृति मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व सही की तलाश में पर अपनी बात रखने का आदरणीय अशोक जी का आग्रह था और यह मेरे लिए किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं था। कृष्णा सोपती की इस कृति पर अपनी बात रखना मेरे लिए गौरव की बात है। मुक्तिबोध से मेरा पहला परिचय एमए की कक्षाओं में हुआ। भूल, गलती और दिमागी गुहा अंधकार का औरांग उटांग जैसी कविताओं में अपने समय का ही नहीं हमारे मन का भी प्रतिबिंब उपस्थित था। किंतु मुक्तिबोध जैसे विराट युगद्रष्टा कवि रचनाकार को उस समय समझ पाना आसान नहीं था। उनकी कविताओं का वह पाठ किसी छात्रा के लिए गूढ़ रहस्य से भरे संसार में उतरने जैसा था, जहाँ मुक्तिबोध नाम का कौतुक उनको और पढ़ने को प्रेरित करता। बाद में मुक्तिबोध की तमाम कृतियों को लेकर पढ़ा। मुक्तिबोध से एक दूसरा परिचय 2012 में लखनऊ में उस वक्त हुआ जब एक पत्रिका द्वारा मुझे प्रथम मुक्तिबोध साहित्य सम्मान दिया गया। यह साल मुक्तिबोध को और तल्लीनता और गहराई से पढ़ने और उनकी रचनाओं के पास जाने का साल था। इस वर्ष में उन्हें इस अर्थ में अधिक समझ पाई क्योंकि इस साल मैंने उन पर अन्य लेखकों की कृतियों को पढ़ा। फिर बाद के वर्षों में मैंने राजनांदगांव के उस दिग्विजय कॉलेज की यात्रा भी की
और उन कमरों और उस चक्करदार सीढ़ी को छुआ भी। मुक्तिबोध जैसे महान युग शिल्पी को समझने की यात्रा का ये अत्यंत सुंदर पड़ाव है, जब मैं कृष्णा सोबती जी की उक्त कृति के एक अनौपचारिक पाठ से रूबरू हूँ। कृष्णा सोबती जैसी वरिष्ठतम रचनाकार ने लगभग एक सदी का इतिहास देखा और वह अपने आसपास व्याप्त समाज में उतनी ही व्यथित थी जितने विकल मुक्तिबोध रहे होंगे। कृष्णा सोबती ने मुक्तिबोध में मानवता के विराट स्वप्नदर्शी को पहचाना और अपनी इस कृति के माध्यम से उन्होंने उनकी विशद व्याख्या की। गहन संलग्नता, गहरे तनाव, आत्मीयता और ईमानदारी के अद्भुत सम्मिलन थे मुक्तिबोध। उनकी कविताएं हमारे अंतःकरण के आयतन को विस्तार देती हैं, बेचैन करती हैं। मुक्तिबोध का व्यक्तित्व किसी यातना भरी यात्रा का व्यक्तित्व है, जहाँ वह मानवता के विकास यात्रा के द्वंद्व में निरंतर झूलते हैं। वे लिखते हैं, धरती के विकासी द्वंद्व क्रम में एक मेरा छटपटाता वक्ष, स्नेहाश्लेष या संगर कहीं भी हो, कि धरती के विकासी द्वंद्व क्रम में एक मेरा पक्ष निसंदेह। देख मुझे पहचान, मुझे जान, देखते नहीं हो मेरी आग, मुझ में जल रही अब भी। इन्हीं पंक्तियों से इस किताब की शुरुआत है। मुक्तिबोध का समूचा साहित्य उनके आत्मसंघर्ष का प्रामाणिक दस्तावेज है। उनके भीतर का सर्जक दुनिया के अधूरे और सतही जिंदगी के गर्म रास्तों पर भौचक चलता है और पैरों के तलवे को काट खाती आग पर नाचता है। कृष्णा सोबती ने इस पुस्तक को विभिन्न सुंदर अध्यायों में बांटते हुए मुक्तिबोध के व्यक्तित्व में सत्य की परख की है। मुक्तिबोध की तलाश के भीतर अपने लिए कुछ तलाश करती ये किताब इस मायने में महत्वपूर्ण है कि कृष्णा सोबती ने भारतीय मन के रचनात्मक ऊर्जा के साथ कलात्मक तत्वों की सघन पड़ताल की है। मुक्तिबोध की कविताओं या कविता के कुछ अंशों के साथ कवि के साथ संबद्ध कई अनूठे छायाचित्र से सजी इस पुस्तक का पाठ अपने आप में अनूठा है। कृष्णा सोबती मुक्तिबोध की कुछ खूबियों को बार बार रेखांकित करती हैं। भारतीय मन, भारतीय सहन शक्ति, भारतीय नागरिकता, भारतीय सामाजिक विविधता, आजादी का आंदोलन, विभाजन की विभीषिका, भयावह यथार्थ का चित्रण, अपनी गहरी पड़ताल, अहंकार का तिरस्कार और आत्म समीक्षा। कृष्णा सोबती ने मुक्तिबोध के व्यक्तित्व की पड़ताल में सही की तलाश शीर्षक देकर ये प्रतिपादित किया कि मुक्तिबोध की समूची या रचनात्मक यात्रा सही की तलाश की यात्रा है। मुक्तिबोध की तलाश यानी समग्रता में भारतीय मन की तलाश। वह लिखती हैं, उनकी कविता का आत्मिक मात्र कवि के गहन आंतरिक संवेदन में ही नहीं उभरता, शब्दों में गठित वो बाहर की दुनिया से जुड़े व्यक्तित्व चेतना का अंग भी बन जाता है। एक ओर मुक्तिबोध का सजग, सशक्त और किसी हद तक जिद्दी पक्ष है और दूसरी ओर उनकी रचनाशीलता को घेरे हुए इस धरती का बृहत्तर पक्ष है। आलोचक की ठंडी अंतर्दृष्टि से हटकर साहित्य का साधारण पाठक मुक्तिबोध की पंक्तियों में उस मानवीय ताप को महसूस करता है जो इंसानी नस्ल को हजार साल से सालता आ रहा है। इंसान और इंसान के बीच बराबरी का वो महत्वाकांक्षी रोमांस जिसके साथ मानवता के संघर्ष जुड़े हैं। मुक्तिबोध की उपस्थिति मनुष्यत्व के अभिन्न जीवन में उपस्थिति है, जहाँ वे मनुष्यता साझी विरासत का स्वप्न निरंतर देखते हैं। मुक्तिबोध सजग आत्म समीक्षक हैं। वे अपनी गहरी संवेदन दृष्टि से समाज की तल्ख व्याख्या करते हैं। सत्य की खोज में वे लगातार बेचैन हैं। उनके भीतर का सर्जक समाज में व्याप्त असमानता और सर्व समावेशी स्वप्न के बिखरते जाने से व्यथित है। कृष्णा सोबती ने अपनी इस पुस्तक में मुक्तिबोध की रचनाशीलता का विरल पाठ संभव किया है। छोटे छोटे अध्यायों के शीर्षक कविता पंक्ति की तरह चेतना को चकित करते हैं। कृष्णा सोबती मुक्तिबोध के आत्मीय पाठ के बहाने हमारी जड़ता को कुरेदती हैं कि हम अपनी कमजोरियों, कुरीतियों को बदलने का मन बनाएं।
मुक्तिबोध के संवेदनात्मक ज्ञान से ज्ञानात्मक संवेदना की जो यात्रा है वो भारतीय जनमानस के लिए बेहद जरूरी है। जनसाधारण के जीवन का यथार्थ पर उनकी गहरी पकड़ को इंगित करते हुए कृष्णा-सोबती ने उनकी तन्मयता जो उनके भीतर की कोलाहल से उपजी है को ऐतिहासिक घटना की तरह देखा। मुक्तिबोध समाज के ऐसे सजग चितेरे हैं जो भारतीय लोक और लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन किए जाने से बेचैन हैं। सत्ता तंत्र और जनतंत्र के बीच की दूरी को मुक्तिबोध के शब्दों में ही देखिए। राजनीति साहित्य क्षेत्र भी महाअशक्त शूकरों का एक तमाशा, यदि बोली जाती मुंह से भारतीय संस्कृत की भाषा। मध्य वर्ग के भारतीय संस्कृत के गहरे तालाबों में मानव की निश्चित उपेक्षा से मुस्काते लाखों स्याह कमल हैं, जिनको चमगादड़ की रात्रि सैया पंखों की सी पंखुड़ियां हैं। अपनी इस पुस्तक में कृष्णा-सोबती लिखती हैं, मात्र विचारधारा नहीं, मुक्तिबोध मानवाधिकार की उस नई वैचारिकता की ओर बढ़ रहे थे जिसे उनके जाने के बाद मानवीय संरक्षण और हित में विश्व भर में प्रसारित होना था। मुक्तिबोध की कालजयी कविता अंधेरे में मनुष्य के उस संरक्षण और मुक्ति का स्वप्न है। मुक्तिबोध ने अभिव्यक्ति के खतरे उठाते हुए जिस गढ़ और मठ को तोड़ने की बात की है वो समाज में व्याप्त आजादी के बाद के मोह भंग से उपजे तनाव और बेचैनी की अभिव्यक्ति है। प्रगतिशील चेतना के पक्ष में अपने पक्ष को लेकर मुक्तिबोध के सामने कोई दुविधा नहीं थी। कृष्णा-सोबती ने मुक्तिबोध जैसे विराट व्यक्तित्व की सही की तलाश को उन्हीं के शब्दों उन्हीं के संदर्भों में व्याख्या की है, जिसमें सही की तलाश के कठिन पद पर चलते हुए संपूर्ण ऊर्जा के साथ वो हासिल हो। जब एक विराट स्वप्न दृष्टा किसी दूसरे विराट स्वप्नदर्शी की व्याख्या करता है तब उसके विजन स्पष्ट होते हैं। विश्व दृष्टि और विश्व चेतना से लैस वो रचनाकार या कलाकार उस महामानव की जिस आत्मीय सदिग्धता से समीक्षा करता है वो सौंदर्य का सृजनात्मकता का विरल पाठ होता है। कृष्णा-सोबती जैसी सचेत और सहृदय रचनाकार का मुक्तिबोध जैसे राजनीतिक चेतना संपन्न ऐतिहासिक व्यक्तित्व का यह आकलन महत्वपूर्ण है और मुक्तिबोध के शब्दों में ही कहूँ तो उनके आध्यात्मिक कुल में शामिल करता है। मुक्तिबोध की उस बात से ही मैं अपनी बात को विराम देती हूँ कि जब हम अपने लघु सांसारिक अहम को पार कर विस्तृत जीवन के भागी होते हैं तभी हम आध्यात्मिक कुल तक पहुँचते हैं और तभी हम व्यवहारिक और गहराई दोनों में ट्रांस इंडिविजुअल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृष्णा जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। ये जो टिप्पणी है, लिखित टिप्पणी है, इसका शीर्षक है कृष्णा-सोबती का पढ़ना। जब मुझसे मुक्तिबोध पर केंद्रित कृष्णा-सोबती की इस पुस्तक मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व सही की तलाश में और बोलने के लिए कहा गया था, तब तक इस पुस्तक की मुझे जानकारी नहीं थी। मुमकिन है मेरे जैसे और भी पाठक इस सभा में हों जिन्होंने इस पुस्तक को न पढ़ा हो। उन पाठकों की सुविधा के लिए और इस टिप्पणी की संप्रेषणीयता के लिए मैं पुस्तक से कुछ उद्धरण पहले ही दे रहा हूँ। इनमें से कुछ उद्धरण सुशीला जी ने दे दिए हैं, इसलिए उनको छोड़ दूंगा मैं। इन उद्धरणों का उद्देश्य इस टिप्पणी में कही गई बातों की प्रमाण पुष्टि करना भी है। ये उदाहरण है जो कृष्णा जी ने मुक्तिबोध के बारे में कहा है। मुक्तिबोध ने कविता के मर्म, धर्म और कर्म के साथ कविता की भाषा और संवेदन को जीवन के यथार्थ से जोड़ दिया। उनकी विचार संपदा किसी वेगवती नदी की तरह के साथ बहती लगती है। मुक्तिबोध का रचना संसार अपने देश के सांस्कृतिक पर्यावरण के धूपछाही विस्तार विन्यास में फैला है। द्रोह और विद्रोह में फर्क करते हुए मुक्तिबोध लेखकीय अहम और मानवीय रिश्ता को अलग रखते हैं। मुक्तिबोध अपने लेखक होने की हैसियत को सहजी व्यवहारिकता की पटरी पर उतार देते हैं। ऐसा करते हुए उनकी शब्दावली लिखित से बोलचाल के मुहावरे पर उतर आती है।
मुक्तिबोध का वैशिष्ट्य उनका विचार पक्ष है जो व्यक्ति और समाज के एन जटिलताओं में से गुजरता है, उनकी खलबलियों को अंकित करता है। मुक्तिबोध की निगाह मात्र परिवार संस्थान पर नहीं है, वह व्यक्ति और समाज के संबंधों के मूल तक पहुंचते हैं। मुक्तिबोध अपनी सोच में व्यक्ति की द्वंद्वात्मक जटिलताओं की संश्लिष्ट पेचीदगियों पर भी नजर रखते हैं। आस्था के दो विपरीत छोरों पर नजर रखते हुए वे एक ऐसी कल्पना करते हैं कि आस्था अनास्था एक दूसरे के विपरीत नहीं, गुण दोष में अनास्था आस्था की पुत्री है, उसी तरह जैसे अनैतिकता नैतिकता की संतान है और धर्म धर्म का पुत्र है। यह श्रृंखलाएं बनी बधाई हैं, एक दूसरे से विलग नहीं हैं। मुक्तिबोध की यहाँ वह ताप है जो किसी भी सर्द ठंडक को गरमाने की सामर्थ्य रखता है और अपनी शर्तों पर आत्मदया और संताप का मर्दन करता है। अपने को लेकर यह कवि मन के साहस की कलात्मक कसौटी नहीं, यह मानवीय जज्बे और जरूरत की वह तस्वीर है जो पराजित होना नहीं जानती। वह अपनी दूरदृष्टि से कुछ ऐसा देख रही थी जो आज से 50 वर्षों के बाद भी धीमा नहीं पड़ा, बल्कि अपने चरम पर है। मुक्तिबोध एक सजग बुद्धिजीवी की तरह चौकन्ने और चौकस होकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दशकों में बदलते समय पर आंख रखे हुए थे। विस्मयकारी है मुक्तिबोध के अंतस में बाह्य की मुद्राओं और भंगिमाओं को अपने में ग्रहण करने की क्षमता, लोक के विविध समाजों से उठती आवाजों का कोलाहल, शोर, जिस तरह वह अपने मानसिक व्याकरण में स्थित करते हैं, वह न किसी विचारधारा के व्याकरण के लिए लगता है और न ही किसी रियायती क्रम में प्रसंगवश उठता है। मुक्तिबोध की रचनात्मकता में मात्र विचारोत्तेजक भाषिक प्रचार प्रसार नहीं, उनकी बहुस्तरीय सामाजिक दृष्टिकोण हमारी मानसिक जड़ता को भी कुरीदता है, संकीर्णता को तरीरता है, वगैरह वगैरह। मैं याद दिला दूं कि इस टिप्पणी का शीर्षक है कृष्णा सोक्ति का पढ़ना। कृष्णा सोक्ति के संदर्भ में यह शीर्षक किंचित अटपटा लग सकता है, क्योंकि हम आमतौर से कृष्णा सोक्ति के पढ़ने के नहीं बल्कि उनको पढ़ने के अभ्यस्त रहे हैं, और बावजूद इसके कि हम यहाँ उनके पढ़ने पर केंद्रित होते हुए भी अंततः उन्हीं को पढ़ रहे हैं, पढ़ने का यह अनुभव उस अनुभव से बहुत भिन्न है जो हमें उनके उपन्यासों या यहाँ तक कि उनके व्यक्ति चित्रों को पढ़ते हुए होता है। मुक्तिबोध यहाँ हशमत के लेखों की तरह एक चरित्र में आविष्कृत के रूपांतरित नहीं है। सोक्ति यहाँ अपने चिरपरिचित गल्प के रास्ते पर नहीं बल्कि पढ़ने के उस रास्ते पर हैं जिसे अगर ठीक से साधा जा सके तो वह उस गंतव्य की ओर जाता है जिसे आमतौर से आलोचना कहा जाता है। यहाँ वे मानवीय अस्तित्व के विराट पिंड के किसी अंश को तलाश कर, मसलन मित्रो मर्जानी जैसे किसी अनन्य संश्लिष्ट चरित्र को अपनी विलक्षण क्रियामय भाषा में गढ़ आविष्कृत नहीं कर रही हैं। यहाँ वे एक वास्तविक लब्ध प्रतिष्ठ ऐतिहासिक व्यक्ति के लेखन को पढ़ने के अपने अनुभव को दर्ज कर रही हैं। इस इंदिराज की प्रकृति कैसी है, जरा इस पुस्तक के शीर्षक पर गौर करें। मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व सही की तलाश में। क्या यह एक अटपटा पद नहीं है जहां विशेषण और संज्ञा या उनकी जगहों को आपस में बदल दिया गया है? एक व्यक्तित्व सही की तलाश में, न कि एक सही व्यक्तित्व की तलाश में। मुमकिन है यह नितांत संपादकीय चूक या प्रूफ की अशुद्धि हो, क्योंकि पुस्तक में अन्यत्र भी ऐसी अशुद्धियां पर्याप्त मात्रा में हैं। लेकिन अगर ऐसा भी है तो यह इस पुस्तक के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चूक या अशुद्धि है, मानो फ्राइडियन स्लिप ऑफ टंग, क्योंकि यह शीर्षक पुस्तक की प्रकृति के साथ एकदम सटीक बैठता है। जो अटपटापन पुस्तक के शीर्षक में है वही उसके कलेवर में है। कृष्णा सोक्ति ने इस पुस्तक में किंचित विधागत नवाचार करने का प्रयत्न किया है, आलोचना की विधा में नवाचार। संभवतः इस नवाचार का तर्क सामान्यतः आलोचना मात्र के प्रति उनके असंतोष में है। वे एक जगह कहती हैं, आलोचक की ठंडी अंतर्दृष्टियों से हटकर साहित्य का साधारण पाठक मुक्तिबोध की पंक्तियों में उस मानवीय ताप को भी महसूस करता है जो इंसानी नस्लों को हजारों सालों से सालता रहा है। दूसरे शब्दों में, आलोचक की ठंडी अंतर्दृष्टियों में उस मानवीय ताप को महसूस करने की सामर्थ्य नहीं होती जिसे एक साधारण पाठक महसूस करता है। इस तरह आलोचक बनाम साधारण पाठक और इसी के समानुपात में आलोचना बनाम साधारण पठन के इस द्वैत में वे स्वयं को साधारण पाठक और अपने पठन को साधारण पठन की कोटि में रखती हैं। लेकिन यह साधारण पाठक कहीं ना कहीं आलोचना के गुरुत्वाकर्षण को भी महसूस करता है, क्योंकि इसी टिप्पणी के अंत में वे प्रशंसात्मक स्वर में
यह भी लक्ष्य करती हैं कि मुक्तिबोध ने अंतर्मन के रचनात्मक गलियारे में एक आलोचक को भी बिठा रखा था। मुक्तिबोध के अंतर्मन के रचनात्मक गलियारे में बैठा यह आलोचक ही शायद कृष्णा सोपती को साधारण पठन का वह गलियारा रचने को प्रेरित करता है जो अपने भीतर आलोचना को बिठाए हो। यह पुस्तक अपने अंतर्मन में आलोचना को बिठाए साधारण पठन के ऐसे ही महत्वाकांक्षी गलियारे को रचने का प्रयत्न है। इसी में इस पुस्तक की विधागत नवाचार की महत्वाकांक्षा है, साधारण पठन और आलोचना का संश्लेष। लेकिन यह संश्लेष घटित नहीं होता। लेकिन यह संश्लेष घटित नहीं होता क्योंकि यहाँ जिस किसी भी अर्थ में आलोचना जैसी कोई चीज नहीं है, न व्याख्या, न विश्लेषण, न उत्प्रेक्षा। यहाँ पर वे पारंपरिक ढंग से मुक्तिबोध की कविताओं वक्तव्यों की व्याख्या नहीं करती, वे इससे भिन्न कुछ करती हैं। ज्यादातर वे पहले मुक्तिबोध की कविता के बारे में एक सूत्रात्मक किस्म का वक्तव्य देती हैं और फिर मानो उस वक्तव्य की पुष्टि में मुक्तिबोध की कविता या कविता पंक्तियों या वक्तव्य को उद्धृत करती हैं। इन वक्तव्यों के नमूने के तौर पर हम इस टिप्पणी के आरंभ में दिए गए उद्धरणों को याद कर सकते हैं। लेकिन कृष्णा सूक्ति के वक्तव्य के अर्थ और उसके बाद उद्धृत मुक्तिबोध की कविता के बीच वैसा कोई अंगांगी संबंध नहीं बनता जैसा एक अच्छी आलोचना में संभव होता है। वे एक दूसरे से असंबद्ध अजनबियों की तरह अलग थलग बने रहते हैं। ये वक्तव्य मुक्तिबोध की कविता पंक्तियों के गद्यात्मक छाया अनुवाद या गद्यात्मक रूपांतरण ही बन पाते हैं, वह भी अपने श्रेष्ठतम क्षणों में। अन्यथा वे उद्भावनोन्मुख पर्यवेक्षणों से ऊपर नहीं उठ पाते। वे मुक्तिबोध की कविता की संश्लिष्टियों को, उसकी बहुध्वनिकताओं को नहीं पकड़ पाते। इस अर्थ में ये वक्तव्य हिंदी आलोचना के उस आम ढर्रे का अपवाद नहीं बन पाते जिसके अंतर्गत कविता को कवि के वक्तव्य की तरह पढ़ा जाता है और काव्य भाषा को कवि द्वारा प्रदत्त अर्थ की निष्ठावान दूती की तरह देखा जाता है। न तो कृष्णा सोक्ति का पाठ मुक्तिबोध की कविता को समस्याग्रस्त बनाता है, न ही मुक्तिबोध की कविता कृष्णा सोक्ति के पाठ को कोई प्रतिरोध देती है। नतीजतन दोनों के बीच एक अविश्वसनीय किस्म की सुर संगति निर्मित होती है। मुक्तिबोध की कविता के संदर्भ में यह एक जाहिर सा तथ्य है जो उनके किसी भी पाठक की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता कि उनकी काव्य रचना और काव्यानुभव के बीच यह एक असाधारण किस्म की असंगति है कि जहाँ उनकी कविता में एक अत्यंत सधी हुई सतत प्रवहमान लयात्मकता है, वहीं उनके काव्यानुभव की स्थलाकृति उतनी ही बीहड़ उच्चावचनों से युक्त, उबड़ खाबड़, अंधेरी, भूथी और रहस्यमय है। लेकिन जो तथ्य जाहिर नहीं है वह यह है कि यह असंगति उनकी कविता में विलक्षण और अद्वितीय किस्म के विक्षेप पैदा करती है। इस पुस्तक में ऐसे किन्हीं विक्षेपों की पहचान दुर्भाग्य से नहीं उभरती। हम एक बार फिर आरंभ में दिए गए उद्धरणों को याद करें। ये निश्चय ही मुक्तिबोध और उनकी कविता आदि पर केंद्रित पर्यवेक्षण होने का संकल्प लिए हुए हैं। इस संकल्प में कोई अल्पता नहीं है। आखिर कृष्णा सोक्ति कोई आलोचक नहीं थी जो हम उनसे किसी सख्त विश्लेषण व्याख्या की अपेक्षा करते। हमारे लिए उनके पर्यवेक्षण भी उतने ही मूल्यवान हो सकते थे बशर्ते कि वो पर्यवेक्षण होते। लेकिन जैसा कि मैंने संकेत किया, वे उद्भावनाओं से ऊपर नहीं उठ पाते और जब हम उन्हें उद्भावनाओं के रूप में स्वीकार करते हुए पढ़ना चाहते हैं तो वे उस कसौटी पर भी बहुत खरे नहीं उतरते, क्योंकि उनमें मुक्तिबोध की कविता को लेकर न केवल कोई दुर्लभ व्यक्तिपरक अंतर्दृष्टि नहीं है, उनकी कविता पर कोई कल्पनाशील सुंदर किस्म के आरोपण भी नहीं है। दरअसल आलोचक की अंतर्दृष्टि को ठंडा कहने और साधारण अनौपचारिक पठन के अंतर्निहित आग्रहों के बावजूद यह पुस्तक आलोचना के साथ इंटीमेट एनिमी का सा संबंध बनाए हुए है। नतीजतन वह आलोचना और अनौपचारिक पठन दोनों ही स्तरों पर असहजता और अटपटापन लिए हुए है। एक और चीज है जिस अटपटेपन में इजाफा करती है, दोहराव। कृष्णा जी के वक्तव्यों में अनेक स्थलों पर लगभग शब्दशः या अर्थ और भाव के स्तर पर दोहराव हैं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण है, आलोचक की ठंडी अंतर्दृष्टि से हटकर साहित्य का साधारण पाठक मुक्तिबोध की पंक्तियों में उस मानवीयता को महसूस करता है जो इंसानी नस्ल को हजारों हजार सालों से सालता रहा है।
यह वाक्य पृष्ठ 71 और पृष्ठ 114 पर ज्यों की त्यों छपे हुए हैं। यही स्थिति पृष्ठ 63 और पृष्ठ 81 तथा पृष्ठ 65 और पृष्ठ 75 की है, जहां वाक्य जस के तस दोहराए गए हैं। यह निश्चय ही संपादन की भी चूक है, लेकिन हिंदी में संपादक का दायित्व भी प्रायः लेखक को ही निभाना होता है। यह सब उस अटपटेपन में इजाफा करता है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया है। तब भी क्या मैं अपने इस आकलन में गलत हूं? क्योंकि मैं इस तथ्य से भी इनकार नहीं कर सकता कि यह पुस्तक पठनीय है, अपने अटपटेपन के बावजूद नहीं, बल्कि मुख्यतः उसी की वजह से, क्योंकि अटपटेपन की धारणा जिस सामान्य नामक धारणा के साथ विरोध का रिश्ता बनाती है, हिंदी की उस सामान्य आलोचना के दमघोटू वातावरण के परिप्रेक्ष्य में पुस्तक खुली हवा में सांस की तरह है। और क्या यह अटपटापन अन्यथा भी कृष्णा सोप्ती की पहचान नहीं? उनका विशिष्ट हस्ताक्षर जो सिर्फ उस पुस्तक में नहीं बल्कि उनके समूचे लेखन में, उनके गल्प और गद्य में मौजूद है। संभवतः इसीलिए यह अकारण नहीं कि इस पुस्तक में मुक्तिबोध का सामना करते हुए, उनके लेखन को सराहते हुए वे उनमें भी एक अटपटापन अनुभव करती हैं। उन्हीं के शब्दों में, सूत्रधार की भूमिका में उनके मुक्तिबोध के सूत्रधार की भूमिका में उनके अपने स्वर में, उनके अपने ही मानसिक मंच पर जब शब्द और अर्थ एक दूसरे का स्पर्श करते हैं तो एक साथ कुछ अटपटा घटित होता है। धन्यवाद। आप दोनों वक्ताओं का धन्यवाद। आपने बहुत संजीदगी से अपनी बातें रखी। अब हम श्री अशोक वाजपेयी को आमंत्रित करते हैं कि दो बातें रखें। मित्रों, 45 वर्ष पहले पूर्वाग्रह ने अपने एक अंक का अधिकांश कृष्णा सोप्ती पर केंद्रित किया था। ये संभवतः किसी भी हिंदी पत्रिका का पहला ऐसा अर्ध विशेषांक था जो कृष्णा जी पर केंद्रित था। उस समय करण सोनी हमारे सहयोगी थे। इसमें जो दिलचस्प बात थी कि कृष्णा जी की जिंदगी नामा को लेकर जो कुछ नोट्स थे वो प्रकाशित है। मुझे नहीं मालूम बाद में कभी ये कहीं और प्रकाशित हुए कि नहीं। जहाँ तक मुझे ध्यान आता है ये पूर्वग्रह में ही दबे रह गए। स्वयं शायद कृष्णा जी को भी इसकी याद न रही हो। तो उसके कुछ अंश, लेखक लगातार शब्दों की संगत सोहबत में रहता है। शब्दों की मदद से ही वो अपनी रचना को रंग रूप देता है, मानवीय भावनाओं का अंकन करता है, अंतर मन की निगूढ़तम आहटों का विश्लेषण करता है, दुख दर्द, सुख दुख, प्रेम घृणा, प्रतिहिंसा प्रतिशोध, हर्ष उल्लास को शब्दों के द्वारा ही व्यक्त करता है। उसका काम शब्दों की पहचान है, उनकी थाह मापना है। हर शब्द का एक जिस्म, एक रूह, एक पोशाक होती है। शब्द चूना गारा या ईंटें नहीं है जिन्हें आप चुनते जाएं और इमारत उठती जाए। शब्दों की टकराहट ही विचार को, चिंतन को जन्म देती है। किसी भी अच्छे लेखक के शब्दों से केवल सरसरी संबंध नहीं होते, उनकी ध्वनि, लय, अर्थ को वहन कर सकने की क्षमता, बारीकी, भाषाई मांसलता, सब रंगों में वह उसे आत्मसात करता है। उनकी ऊपर की परत और आत्मा से जुड़े अर्थों को, जीवन धड़कन को समान भाव से प्यार करता है। जिंदगी नामा आप जानते हैं कि बहुत सालों तक हिंदी साहित्य समाज में स्वीकृत ही नहीं था। ज़्यादातर लोग उसे पढ़ नहीं पाते थे और पढ़ने में बड़ी उलझन होती थी। बहरहाल
कृष्णा जी ने उससे जो समस्याएं पैदा हो रही थी उन पर भी विचार किया। कुछ मामूली से सवाल। कृष्णा जी की एक धजा ये थी कि वो जिसको मामूली कहती थी वो असल में होता विशेष था, जिसको वो साधारण कहती थी वो होता असाधारण था, और जो उनको पता था, पर वो एक तरह के मुंह चढ़ाऊ भाव से इन शब्दों का इस्तेमाल करती थी। क्या उपन्यास बिना संवादों के लिखा जा सकता है? क्या उपन्यास बिना संवादों के लिखा जाना चाहिए? क्या पात्रों और उनके परिवेश के यथार्थ को स्थापित करने के लिए संवादों की भाषा में ठेठ बोलियों के शब्द उधार नहीं लिए जाना चाहिए? क्या संवादों को मध्यवर्गीय शालीनता की परंपरा में नीम साहित्यिक भाषा में ही जमाना चाहिए? क्या संवादों को डिक्शन शुद्धिपूर्ण प्रवचनों के आसपास ही होना चाहिए? क्या संवाद अंग्रेजी से अनुवाद करके इंटेलेक्चुअल आभास देती हिंदी में ही प्रस्तुत किए जाना चाहिए? क्या हिंदी संवादों की कोई स्टैंडर्ड भाषा है? अगर है तो क्या जनसाधारण द्वारा इस्तेमाल की जा रही खुली भरेस भाषा न संवादों की गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए? विश्व भर की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निरक्षर होने के नाते स्पोकन वर्ड द्वारा ही अपने को व्यक्त करता आया है। साहित्य क्या भाषा से अलग बोलचाल की भाषा की भी अपनी अलग सत्ता के तहत स्पोकन वर्ड से जुड़े लोगों को प्रस्तुत करने वाले रचनाकारों पर क्या कुछ अंकुश लगाने जरूरी है? एक सुबह, ये 28 जनवरी 1979 की, असल में कृष्णा जी ने जो शैली विकसित की वो बहुत काव्यपरक है। उनकी गद्य में कविता है, लेकिन कभी कभी वो कविता लिखने की भी कोशिश करती थी। वो ज्यादातर अटपटी होती थी, जैसा कि उनकी आलोचना भी अटपटी है। तो बहरहाल उसका एक उदाहरण है रात 3:30। ये भी शायद आप लोगों को पता होगा कि कृष्णा जी अधिकांश लेखन रात को होता था, और उनको आप सुबह 11-12 बजे फोन कीजिए तो उठाती नहीं थी, क्योंकि वो करीब 3-4 बजे तो सोती थी, और बहुत बड़े बड़े हरफों में लिखती थी। मतलब उनका एक पृष्ठ जो होता था वो लगभग 3-3.5 वाक्य ही उसमें हो पाते थे। वो कितने लंबे, और वो जो कागज होता था उसको भी बहुत सावधानी से चुनती थी। बहुत ही चमकीला सा कागज होता था। उन्होंने मुझे 1 गड्डी 2 गड्डी 2 बार दी कि इस पर लिखा। मैंने कभी हिम्मत ही नहीं हुई इतनी चमकदार कागज पर लिखने की, तो बहरहाल वो उस पर ही लिखती थी, और वो खास तौर पर चुनकर वो कागज उन्होंने तय किया था। रात 3:30 सुबह होने ही वाली है। एक लंबे मौसम से अलग हो जाने का एहसास। कमरा रात भर गुंजान रहता। किशमिश खाने लगती हूँ और ख्यालों में ही समुद्र के किनारे पहुंच जाती हूँ। मैं रेत पर खड़ी हूँ, सामने पानी ही पानी, इधर रेत उधर पानी। घबराहट में सेब खाने लगी हूँ। मम्मी अपने ही ढंग से मुझे पढ़ती है। चाय? जी। मम्मी के रसोई घर की ओर चले जाने के बाद भी उनकी चौकसी मेरी मेज पर टिटकी रहती है। लेखक के लिए एक ऐसे झरने की जरूरत होती है जिसका पानी किसी मौसम में न सूखे। चाय के बाद मैं जिंदगी नामा की अंतिम पंक्तियों पर हूँ। चुंकार अज हमारे हलिते दर गुज़श्त, हलादस्त बुदर्न व शमशीर दस्त। जब दूसरे रास्ते सब रास्ते कारगर न हो सकें तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है। उच्चारण करती हूँ, दोहराती हूँ, पूरे वजूद में झंझनाहट होती है। वाह, लहर उठती है अन्याय से टक्कर देने और बहादुरी से जूझ जाने की। उनका कृष्णा जी का जो उत्तरकाल है, मतलब उनके जीवन के अंतिम 2 दशक,
और वो दशक हम सभी जानते हैं, जिसका खमियाजा अब हम भुगत रहे हैं। उन दशकों में उन्होंने बहुत साहसिकता से, निडरता से लेखक के संबंध, राजनीति और तंत्र से संबंध, इस पर बहुत लिखा है। ये एक लेख है जो गगनांचल में प्रकाशित हुआ था। लेखक की प्रतिष्ठा में ही लेखक का जनतंत्र है। इसमें छपा तो गणतंत्र था, उसको उन्होंने खुद सुधार कर जनतंत्र किया है। यहाँ ये करीब 2001 या 2 में गगनांचल में प्रकाशित हुआ था। हम लेखक कितनी भी छोटी बड़ी या साधारण प्रतिभा के धनी हों, इतना तो जानते हैं कि हमारा आचार विचार और सामाजिक व्यवहार, व्यक्तित्व का विस्तार जो भी हो, हमारी चेष्टाएं, हमारी व्यक्तिगत चिंताओं और सरोकारों का अतिक्रमण कर उस ओर प्रवाहित होती हैं जहां साधारणता का ठेठ सुरक्षित होता है। व्यक्ति के अंतरंग से उभरकर समाज और देश काल की गूंथ में जज्ब होता है। अपनी शाब्दिक और आत्मिक ऊर्जा में यही प्राणवान तत्व साहित्य का सरोकार कहलाता है। जिस विचार को अपने पाठ के लय ताल में बुनते हैं, वह जीवन अमृतत्व है जो अपनी नश्वरता को अनश्वरता में बदलता है। विचार, रंग, रूप, स्मृति, अक्स, भावनाएं, स्थितियां, आपसी संबंध, दूर पास के मुखड़े, जाने अनजाने, पहचाने पात्र, दिल और दिमाग में गुथे हुए, कागज पर उभरते हुए, कभी आमने सामने, कभी समानांतर पट्टियों पर दौड़ते, कभी एक दूसरे को आर पार काटते हुए, व्यक्ति व्यक्तित्व और उसके शैली परिधान क्षण भर के लिए भूल जाएं तो यह है उसके पिछवाड़े का अवचेतन, जो अपनी शर्तों पर उघड़ता है और सहस्र सहस्र रंग रूपों में खुलता है, खिलता है, रूपायित होता है। आपकी इजाजत से इतना और जोड़ दूं, इस सर्जक की आंख पाना और हाथ में कलम आना मानवीय जन्म का अलौकिक पुरस्कार है, पिछले जन्म का पुण्य है। इन शब्दों का उच्चारण करते हुए मैं अपने कवियों को गहरे भाव से देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ वे ही हैं तो इस कथन के निकटतम। उनके मुकाबले हम गद्य लेखक अपनी औकात जानते हैं। यहाँ तो बहुत सारे आलोचक जमा हैं, तो और कुछ लेख तो आलोचना से जो एक विचित्र संबंध लेखकों का होता है, चाहते भी हैं कि आलोचना हो और जब होती है तो नाराज और अप्रसन्न भी होते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब मेरा पहला कविता संग्रह निकला 1966 में, तो नंद किशोर नवल पत्रिका निकालते थे, इसका नाम था ध्वज भंग, और उसमें उस समय 21 कविता संग्रह निकले थे। तो उन सब के नाम उसके मुख पृष्ठ पर थे और 14 के आगे कट्टस यानी क्रॉस लगा हुआ था और 7 पुस्तकें चुनी थी जिसकी उसमें समीक्षा थी। सौभाग्य से उसमें एक पुस्तक मिला, पहला कविता संग्रह, जो उसकी अत्यंत ध्वंसकारी आलोचना थी। मतलब उसमें इस तरह के थे कि अशोक वाजपेयी, धनवीर और धनवीर भारती की ऐश्वर्य परंपरा और अय्याशी के आखिरी ध्यान देने योग्य कवि हैं। तो बहुत वर्षों बाद किसी ने मुझसे पूछा कि आपको अपनी कौन सी आलोचना सबसे अच्छी लगी। तो मैं कहता 1.5 पृष्ठ की आलोचना थी और जिसमें ये सब मुझे पूरी तरह से ध्वस्त किया गया था, लेकिन वो अच्छी आलोचना थी क्योंकि पढ़ के लिखी गई थी। अब उनसे आप सहमत हो ये अलग बात है। तो बहरहाल इसलिए लेखक कृति की उपलब्धि से बेचारा बना हुआ कभी आलोचक से आंखें चुराता है, कभी अपने को बचाता है।
कभी भीड़ में अपने को खोजता है, कभी भीड़ में खो जाता है, अपने को खोजने चला जाता है, फिर जिद में आकर अपने से गुम हो जाता है। और रौ है, जितना बारीक काते, जितना लंबा बुने, खुरदरा या मुलायम, उसे कौन रोक सकता है। रचनाकार स्वयं रचना नहीं है, मगर सच यह भी है कि रचना का गर्भगृह लेखक में स्थित है। रचना की प्रतीत रचनाकार को उस एकांत में होती है जहाँ कभी एक श्रृंखला के तारतम्य में और कभी यथा टुकड़ों के मुखड़े आसपास फैले यथार्थ को, कल्पना, फंतासी को रहस्यमय ढंग से उद्घाटित करते हैं। तब होती है वह पुनर्रचना जिसकी अभिव्यक्ति की बेचैनी लेखक की मैत्रीपूर्ण लचक को पहचानती है। आलोचना में लचक और गूंथ और उधेड़ना, ये जो बहुत ही घरेलू किस्म की क्रियाएं हैं, ये संभवतः वैचारिक गद्य में भी कृष्णा सोक्ति ने पहली बार इस्तेमाल की। रिकंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा शब्द उधेड़ना। हाँ? रिकंस्ट्रक्शन के लिए उधेड़ना अच्छा शब्द अच्छा है। शब्द। एक कार्यशील लेखक की ओर से इतना तो कहा ही जा सकता है कि मेरा ख्याल शमशेर बहादुर सिंह और कृष्णा सोक्ति में एक समानता थी। न जानने के कारण तत्सम के प्रति उनका एक आकर्षण था, क्योंकि वो उनके लिए स्वाभाविक नहीं था, जिस शमशेर जी के लिए भी नहीं था और कृष्णा सोक्ति के लिए भी नहीं था। तो यकायक ऐसे तत्सम शब्दों का इस्तेमाल करती थी जो बहुत विचित्र लगते। जैसे ये एक कार्यशील लेखक, सक्रिय, इस तरह के इतना तो कहा ही जा सकता है कि भाषा के ही मुखड़े से मौसमों ऋतुओं के पंखों पर उड़ते समय को हम थाम लेना चाहते हैं। शब्दों और अर्थों की सोहबत में उसे दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। एक क्षण, एक लम्हे में एक तस्वीर, छवि, भाव को बांध देना चाहते। एक पंक्ति में विस्मयकारी है विचार तो इसका विस्तार और इसकी गहराई, एक शब्द से एक बूंद को पकड़ने वाली सामर्थ्य भाषा है। उन्होंने संभवतः, ये उनके कागजों से मुझे मिली है, संभवतः उन्होंने कहीं पढ़ने के लिए एक उसमें एक सम्मेलन में बोली थी वो। हाँ हाँ भागवत वालों का एक किसी का था। हैं? स्वतंत्रता दिवस पर एक उनका अच्छा। था। और ये जो बाद में किताब छपी उनकी, उसमें गणतंत्र ही है। हाँ हाँ। राजनीतिक संस्कृति का पर्यावरण जो भी हो, शब्द संस्कृति को अपने मानसिक जलवायु की सुरक्षा करना होगा। सियासी राजनीतिक दलों खेमों में हेर फेर, उठापटक, ऊंच नीच जो भी होता रहे, लेखक को अपनी कलम धो पहुंचकर पन्नों पर पाठ की प्रतिष्ठा करनी होगी। शब्द संस्कृति की सुरक्षा करनी होगी। आसपास के दल और उसके भवन जाल शब्दों और पंक्तियों को बरगला दें। लेखक की साधारण छोटी सी दिखने वाली हस्ती जो अपने में न जाने कितनी संज्ञाएं छिपाए रहती है, वह किस किस से आक्रांत नहीं है। मगर क्यों? क्या लेखक इस घेरे बंदी में साधन संपन्नता सहयोग के चलते सक्रियता में जमकर अपने रचनात्मक वैभव को बचा सकता है? खतरा ये भी है कि लेखक अपनी टकसाल में से क्या वही निकालेगा जो राजनीति के एजेंडा और इलेक्ट्रॉनिक भोंपू उगल रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि लगभग सारी राजनीति, उसका बैनर कुछ भी हो, सत्य के नाम पर ही चलाई बनाई जाती है। इसका व्यापार किया जाता है। राजनीति की भाषा में सच्चाइयों की कभी कमी नहीं। लोक का सत्य, व्यवस्था का सत्य, आंकड़ों का सत्य, झूठ की मुखालफत का सत्य, झूठ के पसीजने का सत्य और उच्च सत्य से फूटते अर्ध सत्य। तो हमें सावधान होना होगा। साहित्य में भी इसकी बात शुरू है। हिंदू लेखन, मुस्लिम लेखन, हिंदुत्व लेखन, महिला लेखन, ब्राह्मण लेखन, ठाकुर लेखन और न जाने कितने कितने कुल गोत्रों के लेखन। और ये अंत में भारत। तो
हम लोगों ने एक जब सहिष्णुता के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा था, तो एक बैठक में जो कि नवलंकर हॉल में हुई थी, कृष्णा सोबती को भी बुलाया था। और कृष्णा सोबती उन दिनों व्हील चेयर पर थी, पर वो कहीं उन्होंने इतना ऊर्जस्वित वक्तव्य दिया कि सारा हॉल खड़ा हो गया और तालियां बजती रहीं बहुत देर तक, क्योंकि उस समय तक उनकी स्थिति, वो अपनी मृत्यु के 2-3 बरस पहले की बात है, इसका मतलब है कि वो काफ़ी अशक्त थी, लेकिन वो बहुत ही दमदार ढंग से बोली। और हम सबको जो वहाँ एकत्र थे, पहली बार ये एहसास हुआ। रत्ती नाम की ऐसी ही एक लड़की की कहानी है जिसका बचपन में ही बलात्कार होता है, जिसका दंश वह बड़े होने तक झेलती है। एक बर्फ उसके व्यक्तित्व पर जम जाती है और उसके कारण बड़े होने पर भी वह किसी पुरुष के साथ स्वाभाविक संबंध नहीं बना पाती। उसे दिवाकर का साथ मिलता है जिसके सामने वो पिघलती है। कहना चाहिए कि रत्ती के साथ बलात्कार की घटना, उसकी प्रतिक्रिया में उपजी मनोवैज्ञानिक ग्रंथियां, जीवन में आने वाले पुरुष, उन्हें लेकर उसकी असहजता तथा दिवाकर के आने से उसका पिघलना इस उपन्यास के केंद्र में है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे दोनों वक्ता इस केंद्र को उसके हाशिए तक ले जाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम योगेश प्रताप शेखर को आमंत्रित करते हैं। इनके बाद श्री शंभू गुप्ता अपना वक्तव्य देंगे। बहुत शुक्रिया। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में प्रकाशित उपन्यास है। हालांकि सारिका पत्रिका के तत्कालीन संपादक कमलेश्वर ने इसे कहानी रूप में देखने और इसका शीर्षक सूरजमुखी कर देने का प्रस्ताव किया था। इसे कृष्णा जी ने स्वीकार नहीं किया और जाहिर सी बात है, प्रथम सत्र में चर्चा की गई कि जिद उनके पास थी तो क्यों अपने उपन्यास के इस नाम को छोटा करते हैं। और यह भी सही है कि बाद में जो उपन्यास माने गए तो शुरुआती दौर में कहानी या लंबी कहानी के रूप में छपे। इसका सबसे सशक्त उदाहरण मित्रों मरजानी ही है। मित्रों मरजानी का पहला हिस्सा संभवतः सारिका पत्रिका में ही 1964 की शुरुआत में छपा था। और इसके संबंध में एक विवाद यह भी है कि भैरव प्रसाद गुप्त, जो नई कहानी आंदोलन के, कौन सा विषय लगाऊं, धाकड़ कहूं, अक्खड़ कहूं, आचार्य माने जाते थे, और नई कहानियां पत्रिका निकलती थी उससे वो अलग हो चुके थे और एक स्वयं की पत्रिका निकालना चाहते थे। और कृष्णा जी से उन्होंने कहानी मांगी थी। हालांकि वो पत्रिका जो निकालना चाहते थे वो निकली नहीं, और जो रचनाएं उनको मिली उस पत्रिका के लिए, उसमें मित्रों मरजानी का भी एक रूप था। और उसको उन्होंने सोचा कि पत्रिका नहीं निकली है तो फिर उसको स्वतंत्र पुस्तक ही निकाल देते हैं। तो स्वयं प्रकाशन चलाते थे, धारा प्रकाशन, और वहां से उन्होंने नाम रखा संग्रह का मित्रों मरजानी तथा अन्य कहानियां। और बिना कृष्णा जी को बताए तो कृष्णा जी ने वकीलों से परामर्श करके एक पत्र भी लिखा उनको, और उसमें हालांकि उन्होंने कहानी को ही मानी है इस रचना को। इससे साफ जाहिर है कि कृष्णा जी की रचनाओं के संबंध में विधाओं का जो रूप है उसको थोड़ा विचार करना ज्यादा जरूरी है। यदि मैंने कहा शुरू में कि ये उपन्यास है तो फिर उपन्यास की पहचान कैसे होगी? एक कोई पहचान बताई नहीं जा सकती, क्योंकि उपन्यास दुनिया भर में इतने तरीके से विकसित हो गए हैं कि जैसे ही आप एक कसौटी बनाएंगे उसी को कह लीजिए कि मुंह चढ़ाती हुई अनेक दूसरी रचनाएं उपन्यास की आ जाएंगी। लेकिन फिर भी यदि हम थोड़ा सा विचार करें तो ये प्रस्ताव है, जरूर नहीं कि आप इससे सहमत ही हों, अपने रूप विधान में उपन्यास एक व्यक्ति के जीवन के इर्द गिर्द रचे जाने वाली विधा है। एक का मतलब अकेला नहीं, सिंगल नहीं कह रहा, वन के अर्थ में एक व्यक्ति उसके कह लीजिए कि एक उसमें रहता है, उसका जीवन रहता है। और जाहिर सी बात है कि किसी भी एक व्यक्ति का जीवन अकेले बनता नहीं, निपट अकेला उसका जीवन हो ही नहीं सकता।
उसके जीवन में अनेक लोग, अनेक परिस्थितियां, भावनाएं, इच्छाएं, जटिलताएं, उनका घात प्रतिघात चलता रहता है और उसका अंकन उपन्यास में होता है। उपन्यास आकार में बड़ा हो या छोटा, कथा विस्तृत हो या संक्षिप्त, या कथा ही न हो या एकदम कम कथा हो, हर परिस्थिति में एक व्यक्ति के जीवन बनने या जिए जाने का अंकन उपन्यास में होना अनिवार्य है। यही वो बिंदु है जिसके कारण उपन्यास कहानी से अलग हो जाता है। कहानी में जीवन के बनने का नहीं, होने का वर्णन रहता है। यह हो सकता है कि प्रसंगों की दृष्टि से उपन्यास में बहुत कम प्रसंग हों, कहानी में अधिक हों, लेकिन उपन्यास के प्रसंग अपने पूरे वजूद में वर्णित व्यक्ति के जीवन को निर्मित करते दिखाई देंगे, और कहानी के प्रसंगों की अधिकता भी व्यक्ति के जीवन के होने अर्थात तात्कालिक जीवन प्रवाह को ही संकेतित करती नजर आएगी। इस दृष्टि से विचार करने पर सूरजमुखी अंधेरे के निश्चित ही उपन्यास है, क्योंकि इसमें कोई एक रैखिक कथा नहीं होने के बाद भी यह व्यक्ति के जीवन के बनने और उसकी पेचीदगी को प्रस्तुत करता है। यहाँ यह भी ध्यान जाता है कि यह कथा की अभिधा का नहीं, कथा की व्यंजना का उपन्यास है। मतलब यह कि कथा का विवरणात्मक या वर्णनात्मक वर्णन नहीं मिलता, बल्कि कथा के संकेत ही इस तरह लाए गए हैं कि पाठक के सामने कथा विस्तार से प्रकट हो जाती है। और आमतौर पे हिंदी में कथा और उपन्यास का जो रिश्ता है, अभी भी ज्यादातर प्रेमचंद का जो एक प्रभाव है वो कायम है। और प्रेमचंद की अनेक विशेषताएं हैं, उसमें से एक विशेषता आप याद करें कि एक कथा को उठाते हैं, उसका संपूर्ण विवरण पूरे रस के साथ पाठक के सामने स्पष्ट करते चलते हैं। प्रेमचंद पाठक की अंगुली कभी भी नहीं छोड़ते, उसे अपने रचना संसार में एक प्यारे दुलारे अभिभावक की तरह घुमाते चलते हैं। इसीलिए प्रेमचंद के उपन्यासों में वर्णन काफी विस्तृत होता है। लेकिन उनके बाद जैनेन्द्र उनके सबसे प्रिय लेखक, हालांकि उनसे बिल्कुल अलग तरीके से लिखने वाले। जैनेन्द्र ने विवरण या वर्णन की जगह संकेत को उपन्यास में स्थान दिया। एक उदाहरण देता हूं बहुत छोटा सा। जैनेन्द्र का प्रसिद्ध उपन्यास है त्यागपत्र। शुरू में ही लिखते हैं वो, उदाहरण है ये, पिता प्रतिष्ठा वाले थे और माता अत्यंत कुशल गृहिणी थीं। जैसी कुशल थीं वैसी कोमल भी होती तो उस पर 3 विसर्ग है। पर नहीं, उस तो के मुंह में नहीं बढ़ना होगा, बढ़े कि गए। प्रेमचंद अगर होते, ये प्रसंग आप जानते ही हैं कि मृणाल जो पात्र है उस उनके जो भाभी और उनकी जो भाई हुए उनके साथ वो रहती हैं, तो भाभी उनके बहुत अत्याचार करती हैं। आगे लिखा है जैनन ने कि उसको कुशल आर्य गृहिणी के रूप में ढालना चाहती थी। तो ये जो लिखा है कि इतनी ही कोमल भी होती, प्रेमचंद बोले तो इसका कम से कम 3 पेज में वर्णन करते कि कैसे उनकी भौजाई उनके ऊपर अत्याचार कर रही हैं। यह भी ध्यान रखिए कि जैनेन्द्र का एक बहुत अच्छा लेख है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, प्रेमचंद का गोदान यदि मैं लिखता। और उसमें लिखा है कि गोदान आसपास 500 पृष्ठों का उपन्यास है, मैं लिखता ही तो गोदान करीब 200 पन्नों का हो जाता। गोदान का एक संक्षिप्त संस्करण भी निकला है, ये पुराने लोग बताएंगे, मैं नहीं जानता कि कहां से निकला था और मिलता नहीं आजकल, यदि होगा तो बताइएगा मुझे, कि गोदान का एक संक्षिप्त संस्करण भी निकला है और मानने की इच्छा होती है कि उसमें मूल का सार सुरक्षित रह गया है, यानी 200-250 में भी गोदान आ सकता था। और आगे जैनेन्द्र का जो अपना अंदाज है, और क्या विस्मय, मोटापा कम होने से उसका प्रभाव कम के बजाय और बढ़ जाता, अब यदि फैला है तब तीखा हो जाता। कहा जा सकता है कि उपन्यास के बारे में प्रेमचंद की वर्णन और विवरण वाली अवधारणा से अलग संकेत एवं विचार प्रधान उपन्यास जैनेन्द्र के यहाँ ही दिखाई पड़ने लगते हैं। इस दृष्टि से देखने पर कृष्णा सोबती का उपन्यास लेखन जैनेन्द्र की उपन्यास कला के निकट महसूस होता है, पर किसी भी सूरत में नहीं कहा जा सकता कि कृष्णा सोबती के उपन्यास जैनेन्द्र के उपन्यासों की परंपरा में है। मुक्तिबोध के बारे में अशोक जी का बार बार कहते हैं कि उनका कोई पुराना कोई वंशज नहीं है। संभवतः कथा में भी कृष्णा जी का कोई पुराना वंशज हिंदी में नहीं है। ऐसा इसलिए भी कि कृष्णा जी के यहाँ संकेत अधिक व्यंजक होते गए हैं और जिसको कथ्य कहते हैं आमतौर पे भाषा में, उसकी जटिलता ही बढ़ती गई है। अब सबसे पहले शीर्षक को लीजिए, सूरजमुखी अंधेरे के। इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक उपन्यास में बताया गया है कि अंधेरा में जैसे रोशनी हो जाए, सूरजमुखी खिल जाए।
उदाहरण है उपन्यास से ही। दिवाकर से मिलने के बाद, दिवाकर से मिलने की चर्चा की जा रही थी। रत्ती खिलखिलाकर हंसने लगी कि भंवराले अंधेरे में सूरजमुखी की बरखा होने लगी। उपन्यास में यही एक वाक्य है जहां सूरजमुखी शब्द का प्रयोग किया गया है। बाकी पूरे उपन्यास में सूरजमुखी का कहीं इस्तेमाल नहीं है। एक जगह और अच्छी जगह और है जी, ठीक है। अब शीर्षक जैसा मैंने कहा कि सूरजमुखी आप सब लोग जानते हैं कि एक फूल है, अब उसके बारे में मानता है कि जिधर जिधर सूरज जाता है उधर वो फूल घूमता रहता है। वस्तु होता यह है कि प्रकाश से उसका संबंध है और सूर्योदय के समय ऊपर उठने लगता है और शाम होते होते फूल फिर नीचे झुकने लगता है। तब इस उपन्यास के शीर्षक का क्या मतलब हुआ? अंधेरे की ओर घूम जाने वाला सूरजमुखी, सूरजमुखी अंधेरे के, तो अंधेरे की ओर घूम जाने वाला सूरजमुखी। यहाँ सूरज और अंधेरे के प्रयोग से एक अंतर्विरोध या विसंगति का एहसास होता है। उपन्यास से स्पष्ट ही है कि घूम जाने वाला सूरजमुखी कोई और नहीं रत्ती है, पर यह अंधेरा न तो रत्ती का चुनाव है न स्वाभाविक। यह अंधेरा उसे दे दिया गया है। बचपन में किए गए यौन शोषण ने उसके जीवन में अंधेरा कर दिया है। ये स्पष्ट ही है कि बलात्कार की एक शिकार स्त्री का जीवन इसमें है। लेकिन हमारे समाज में यह बात भी स्पष्ट है कि कोई भी स्त्री यदि बलात्कार का शिकार हो गई तो समाज उसके साथ ऐसे व्यवहार करता है जैसे कारण वो खुद ही है। इसके कारण उसके मन पे दोहरा यंत्रणादायक प्रभाव पड़ता है। एक ओर तो वह खुद बलात्कार के प्रभाव में जीती है और दूसरी ओर समाज हमेशा उसकी ओर इशारा करते तोड़ता रहता है। यहाँ तक कि न्यायालय में भी उचित रूपों में न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। प्रतीक्षा बख्शी की बहुत मशहूर किताब है पब्लिक सेक्रेट ऑफ लॉ। ये पूरा इसी पर है कि बलात्कार के मुकदमे न्यायालय में कैसे जाते हैं और उनका क्या असर होता है। बहुत मोटी किताब है और उसमें उन्होंने कहा है कि बलात्कार से जुड़ा जो मुकदमा है एक सामाजिक रहस्य में तब्दील हो जाता है, जिसे हम जानते तो हैं लेकिन उसे स्पष्ट नहीं कर पाते। वापस उपन्यास पे आते हैं। इसमें 3 खंड है, तीनों का शीर्षक अलग अलग है। पुल, सुरंगें और आकाश, ये तीनों भी व्यंजक हैं। पुल 2 किनारों को जोड़ता है। रत्ती के प्रसंग में बचपन की दुर्घटना तथा उसके प्रभाव से उसके भीतर बैठी हुई मनोग्रंथि जो आज का जो उसका जीवन है इस पुल खंड में जोड़ते हैं। केशी जो उसको समझने वाला बहुत ही अंतरंग मित्र है, केशी की अंतर्यामी लगावपूर्ण मित्रता, रीमा की संवेदनशील देखभाल और उनके बेटे कुमू का मीठा स्पर्श उसे वर्तमान में बनाए रखते हैं, पर भीतर ही भीतर वह अतीत की आग में धुंधवाती रहती है। रत्ती की बेचैन कड़वाहट उपन्यास के पहले ही वाक्य से सामने आने लगती है। अशोक जी बार बार कहते हैं, हमने वहीं से लिया है कि कभी कभी बड़ा बड़ा नाम ले लेना चाहिए ताकि लोग समझें कि आप पढ़े लिखे हैं। तो मैं भी एक बड़ा नाम ले रहा हूँ। अंग्रेजी के प्रख्यात आलोचक हैं केरी गल्टन। उनकी मशहूर किताब है हाउ टू रीड लिटरेचर। उसमें उन्होंने कहा है कि उपन्यास या किसी रचना की शुरुआत को भी महत्वपूर्ण मानना चाहिए और उसी में पहला वाक्य में ही बहुत सारे निहित संदर्भ होते हैं, उसको भी पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। सूरजमुखी अंधेरे की शुरुआत इस प्रकार होती है। आसपास चलते लोगों से बेखबर रत्ती बर्फ को रौंदती आगे बढ़ती चली। रत्ती की यह बेखबरी उसके आत्मविश्वास का द्योतक है और रौंदना क्रिया का प्रयोग उसकी विद्रोह भावना को प्रकट करता है। यहीं पर हमें ठहर कर कृष्णा सोबती की दृढ़ वैचारिकता के बारे में भी विचार करना चाहिए। ऐसा इसलिए भी कि इस उपन्यास को रत्ती के साथ बचपन में जो दुर्घटना हो गई है उसी के केंद्र में रखा जाता है और कहा जाता है कि चूंकि रत्ती का बचपन में इस तरह का मामला हो गया इसलिए वह आगे अपने पुरुषों के साथ संबंध में सहज नहीं हो पाती है और लगभग उपन्यास के अंत में दिवाकर के साथ उसका पूरा काम संबंध बनता है। लेकिन कृष्णा सोबती बहुत बारीकी से जितने भी पुरुष आते हैं सबको उधेड़ के रख देती हैं। जितने भी पुरुष आए हैं, जो सुरंगे शीर्षक है उसमें आप देखिए एक एक पुरुष की बारीकी वो बताती है कि आखिरकार क्या हो रहा है जिससे कि रत्ती उसके साथ जुड़ नहीं पा रही है। इसलिए मेरा प्रस्ताव यह है कि कभी भी इस उपन्यास को केवल इस नाते न पढ़िए कि यह एक बचपन में किसी स्त्री का बलात्कार हो गया इसलिए उसका व्यवहार ऐसा हुआ है। जैसे मैं आगे आपको बताता हूं। सुरंग, जैसा मैंने कहा, रत्ती इन संबंधों की सुरंगों में भटकती रहती है लेकिन उसे अपने को खोकर उजाला पाने की चाह नहीं है।
एक ऐसी सशक्त स्त्री के रूप में हमारे सामने आती है जो परिस्थितियों के सामने झुकती नहीं, भावुकता के क्षण में भी अपने अस्तित्व को दरकिनार नहीं करती, नहीं अपनी स्वतंत्रता को कहीं गिरवी रखती है। जो पुरुष आए हैं उनका देखिए। पहला पुरुष आता है जगतधर। वो मीता से प्यार करता है और रत्ती के सामने कहता है कि उसे चाहता है। रत्ती बहुत ही शांति से समझाती है, वे दोनों दोस्त हैं। ठीक इसी तरह रोहित उसके कहीं आने जाने और मिलने जुलने को नियंत्रित करना चाहता है, तो रत्ती उसे जवाब देती है, तुम मेरे गार्जियन नहीं हो, हम एक दूसरे को नापसंद नहीं करते, बस इतना ही हक हमारा एक दूसरे पर है। तुम किसी भी दिन आज किसी बातें नहीं करोगे। मुझे किसके साथ जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, मेरे सोचने की बात है, किसी और के नहीं। सुमेर अगला पात्र है। उसके बेटे की सालगिरह पर दिया गया उपहार जो है वो बिना देखे ही लौटा दिया जाता है, क्योंकि सुमेर की पत्नी विनीता को पसंद नहीं आया कि उसकी स्त्री कोई दोस्त उसको उपहार दे। भानुराव अपने अलावा किसी पर ध्यान नहीं देता, इसके लिए हर व्यक्ति साधन है, इसलिए रत्ती उसे जवाब देती है, तुम पूरा वक्त अपने से इंगेज हो। सुब्रमण्यम मिलने के दौरान विनम्र बनने की कोशिश में कहता है, आखिरकार वक्त निकाल लेने के लिए धन्यवाद। रत्ती अपने अनुभव से इस वाक्य के खोखलेपन को जान जाती है और हंसती हुई जवाब देती है, दो लोगों की मुलाकात के लिए कभी भी एक जन काफी नहीं होता, किसी एक का शुक्रिया करना मुनासिब नहीं। जयनाथ इन सब पुरुषों में एक कदम और आगे बढ़ जाता है, सीधे कहता है, तुम आई तो तुम्हारे चेहरे पर अपने और तुम्हारे बेटे को देखने लगा। बहुत कुछ है पर जिसके लिए जुटा रहा हूं यह नहीं जानता। मुझे तुम्हारी जरूरत है और कारोबार को तुम्हारे बेटों की। रत्ती अपमान को पीकर भी जयनाथ को सहज स्वर में जवाब देती है, अपने बच्चों के लिए तुम्हें कोई और मां ढूंढनी होगी, बेटे बनाने की कला तो इस औरत के पास है ही नहीं। स्पष्ट है कि जयनाथ रत्ती को उसके अस्तित्व के साथ न देखकर उसे अपने बच्चों की मां और अपनी दौलत के वारिस उत्पन्न करने के रूप में देखता है। राजन 1 साल की मुलाकात के बाद रत्ती के साथ आगे बढ़ना चाहता है। वह रत्ती के हाथों को चूमता है और उम्मीद करता है कि रत्ती भी उसका साथ देगी, लेकिन रत्ती अपनी स्थिति और उसकी जल्दबाजी के कारण मना करती है। वह अपनी स्थिति के बारे में राजन से बात करना चाहती है, लेकिन राजन आहत पुरुष दर्द से छटपटा जाता है और टिप्पणी करता है, मुझे हमेशा शक था तुम औरत हो भी कि नहीं। आहत पुरुष दर्द का चरम श्रीपत के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। वह विवाहित है, उसकी पत्नी बाहर है और लौटने वाली है। श्रीपत को हड़बड़ी है। रत्ती एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, इसलिए उस संबंध अपने अस्तित्व के साथ चाहती है, न वह किसी के क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश करना चाहती है और न ही किसी के स्थापन बनना चाहती है। जब श्रीपत रत्ती को अपने घर और अपने शयन कक्ष, जो दरअसल उसका और उसकी पत्नी का है, ऊना उसकी पत्नी का नाम है, ले आता है, तो रत्ती को स्वीकार नहीं होता और कहती है, तुम्हारी कृतज्ञ हूं श्रीपत, पर तुम दोनों का यह कमरा हम दोनों के लिए नहीं है। कैसे तुमने यह सोच लिया कि एक दूसरे को चाहने के लिए हमें ऊना के कमरे का झूठ जीना है? जिस श्रीपत मुझे जानना है, इस कमरे से बाहर होना चाहिए था। इस विवरण से स्पष्ट है कि इन पुरुषों के साथ संबंध बनने की स्थिति में रत्ती का तथाकथित नकारात्मक व्यवहार यौन शोषण के कारण निर्मित मनोग्रंथि से अधिक इन पुरुषों की लोलुपता, वर्चस्व, अधिकार भावना और अपनी स्वतंत्र चेतना तथा अपने अस्तित्व को बचाए रखने के कारण है। इस दृष्टि से सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास शारीरिक संबंध या सेक्स की जटिलता का नहीं, बल्कि नारी देह के प्रति पितृसत्ता की निर्मिति का दस्तावेज है। असद और दिवाकर दो ऐसे पुरुष हैं जिनके साथ रत्ती को बराबरी महसूस होती है। असद तो असमय ही मर जाते हैं, इसलिए कोमलता का अवतार बिना कोई संगीत किए ही टूट जाता है। शायद इसीलिए असद का प्रसंग भी सुरंगे के अंतर्गत दर्ज है, पर दिवाकर के प्रसंग को उपन्यास में बिल्कुल अलग रखा गया है, जो आकाश शीर्षक के अंतर्गत है। दिवाकर शुरू में स्पष्ट करते हैं कि अपनी परिधि में आने दो रतिका, ऐसा कुछ नहीं चाहूंगा जो तुम देना न चाहो। आकाश शीर्षक स्वच्छंदता का भी संकेतक है और खुलेपन का भी। इसके साथ साथ वह अनंत संभावनाओं को ही भीतर समेटे है। आकाश खंड कृष्णा जी की रचनात्मकता का और भाषा पर उनकी पकड़ की दृढ़ मीनार की तरह है। इसी खंड में जब दोनों करीब आते हैं और दिवाकर और रत्ती का पूर्ण संबंध बनता है, ये जो पूरा विवरण है, इसको संभवतः जैनेन्द्र कुमार ने, आप लोग बताइएगा,
सेक्स का जश्न कहकर संबोधित किया था। अव्वल तो यही है कि सेक्स की पूरी प्रक्रिया ही आह्लाद, उत्साह, कोमलता, विश्वास, उद्दाम, लगाव से जुड़ी हुई है, यदि वह सहमति तथा बराबरी के स्तर पर घटित हो। इसलिए उसका जश्न में तब्दील हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। पर इस उपन्यास के चंद में विचार करें तो समझा जा सकता है कि बलात्कार को स्त्री को एक देह में ही सीमित कर देता है। बलात्कार घटित भले देह के स्तर पर होता है, पर उसके घाव और निशान आत्मा पर लगातार फफोले उत्पन्न करते रहते हैं। बलात्कार को केवल शारीरिक स्तर पर देखने का यह परिणाम है कि कई हिंदी फिल्मों, बम्बईया हिंदी फिल्मों में बलात्कारी से पीड़िता का विवाह होता दिखाया गया है, और उस पर से तुलना यह कि बलात्कारी को ही गलती मान लेने वाले सज्जन पुरुष के रूप में प्रदर्शित भी किया जाता रहा है। उपन्यास की शुरुआत में ही रत्ती यह सोचती है, इस लड़की को एक बार भी समूची औरत बनने क्यों नहीं दिया गया? क्यों? स्पष्ट है कि कृष्णा सोबती इसके माध्यम से बता रही है कि स्त्री को अपने देह के साथ और देह के बावजूद जीने का हक है, और यह हक उसे अवश्य मिलना चाहिए। स्त्री को केवल देह न समझा जाए, न ही उसकी देह को दरकिनार किया जाए। सेक्स को एक दो शरीरों के बीच और उनके साथ होने वाले उत्सव के रूप में माना जाए तो बलात्कार इस उत्सव की जघन्य हत्या है। इस यंत्रणा से निकलने के लिए यह अत्यंत आवश्यक था कि रत्ती और दिवाकर के मिलन का चित्रण कोमलता, काव्यात्मकता, अनुराग, रचनात्मकता एवं सभी भाषा के साथ किया जाए, क्योंकि मिलन की इस प्रक्रिया में रत्ती और दिवाकर का हर एक स्पर्श रत्ती की आत्मा के भाव और फफोलों के लिए रुई के फाहे की तरह है। उपन्यास के लगभग अंत में यह भी प्रकट होता है कि दिवाकर की भी संभवतः पत्नी है, जिसका नाम प्रीति है। दिवाकर रत्ती को बताता है कि उसने उससे अपने संबंध के बारे में प्रीति को बता दिया है। प्रीति की प्रतिक्रिया के बारे में रत्ती के पूछने पर वह कहता है, ओह रतिका, वो इतनी सहल उठेगी, सोचा तक नहीं था। रत्ती कहीं से नहीं चाहती कि दिवाकर और प्रीति का संबंध तितर बितर हो जाए, इसलिए वो साफ कहती है, नहीं दिवाकर, कुछ भी हथियाना नहीं है। तुम पुल के नीचे बहते हो और अपने किनारों से बंधे हो, और मैं पुल भर से गुजर भर जाने को हूं। मैं जुड़े हुए को नहीं तोड़ूंगी, विभाजन नहीं करूंगी। दिवाकर सब कुछ स्वीकार करते हुए स्पष्ट स्वरों में कहता है, रतिका, मेरे और प्रीति से अलग कुछ घटित हुआ है, उसे आत्मछेदन से तोड़कर न फेंक दो। हम दोनों, तुम और मैं, सहगामी हैं उस सम्मिलित प्राप्ति के। इसके बाद दिवाकर रत्ती के पास आने का निर्णय करता है। रत्ती उसका इंतजार करती है। यहाँ पे उपन्यास पूरा भी होता है और आकाश शीर्षक सार्थक भी होता है, क्योंकि आकाश में अनंत संभावनाएं हैं। जाहिर सी बात है कि इस उपन्यास के अंत में कई तरह के अनुत्तरित प्रश्न भी हमारे मन में आते हैं कि आगे क्या हुआ, लेकिन लेखक का काम ये नहीं है कि सारी बातें आपको बता ही दे, कुछ हमें भी सोचना चाहिए, थोड़ा सा संकेत दे देता है। उसमें एक कविता जैसा अंश अंत में आता है। मुझे विनोद कुमार शुक्ल याद आए, दीवार में एक खिड़की रहती थी, उसमें लिखा है कि पहले उपन्यास में कविता होती थी, उसका उन्होंने कविता दी है। 4-5 पंक्तियां हैं। सिर्फ आकाश, आकाश में घरौंधे नहीं बनते, आकाश में धरती के फूल नहीं खिलते, नहीं उगते तो बस नहीं उगते, उगते ही नहीं। सीधा सा है कि जो जैसा संबंध है, तमाम अपनी निर्मिति में उसे उसकी पूरी यत्ता और गरिमा से स्वीकार किया जाए, यही सबसे सही तरीका है। और इस दृष्टि से यह भी कहा जा सकता है कि संबंध को अकुंठ भाव से स्वीकार किया जाए, उसकी गरिमा को बरता जाए, उसे लेकर किसी प्रकार का अपराध बोध न पाला जाए। नैतिकता या नैतिकता के सौटी भी संबंध में भागीदार लोग तय करें। रत्ती अपनी भागीदारी भी तय करती है और अपनी जिम्मेदारी भी। वो अपने अस्तित्व के प्रति सजग भी है और अपनी गरिमा के प्रति जागरूक भी। सूरजमुखी अंधेरे को उपन्यास अपने सूक्ष्म और जटिल वितान में स्त्री के अस्तित्व और उसकी गरिमा का दस्तावेज है। बहुत शुक्रिया। आदरणीय अशोक जी और आचार्य जी और सामने बैठे हुए वरिष्ठ और कांग्रेस के साथी मित्रों, बहुत सारी बातें तो मेरे पूर्व वक्ता ने इसके संबंध में इस उपन्यास के बारे में कह दी।
जो चीज़ छूट गई है, जो चीज़ मेरे हिसाब से इसमें होनी चाहिए, वो मैं इसमें जोड़ूंगा। पहला तो ये है कि एक विवाद बहुत पहले से कृष्णा जी के इन उपन्यासों के बारे में है कि वो कहानी है या उपन्यास है। विडंबना ये हुई है कि वो छपे कहानी की तरह से, ए लड़की है तो कहानी के रूप में वो महाविशेषांक में छपा इसके वर्तमान साहित्य, बाद में वो उपन्यास के रूप में आया। मित्रों मरजानी और ये तो शायद उपन्यास के रूप में छपे, ये भी उपन्यास के रूप में छपा। तो विवाद ए लड़की के बारे में जाता है। खैर वो कोई बात नहीं है, वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। देखना हमें ये चाहिए कि जो विधान है कथानक का, जो कथा का विस्तार है, उसमें जो जिंदगी है वो कितनी है, वो औपन्यासिक टेम्परामेंट में है या नहीं है। कहानी एक स्लाइस होती है, छोटा सा हिस्सा होता है जिंदगी का, लेकिन उपन्यास में एक लंबा पूरी जिंदगी होती है। तो ए लड़की को अगर देखा जाए, हम अगर उपन्यास और कहानी के फर्क के हिसाब से बात करें तो माँ की जिंदगी भी इसमें है, अम्मू की जिंदगी भी है, उस लड़की की जिंदगी भी है। दोनों जिंदगियों को मिलाकर के जो फ्लैशबैक चलता है, खासतौर से अम्मू की जिंदगी का, वो पूरी कथा को औपन्यासिक रूप देता है। इसलिए ये अब एक तरह से पुरानी बहस है कि वो हमें उस पर कहानी के हिसाब से बात करना चाहिए या उपन्यास के हिसाब से बात करनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कई संदर्भ पिछली संगोष्ठियों में आए। इस उपन्यास के बारे में मैं सहमत हूँ इस बात से, आपकी बात, पूर्व वक्ता की बात से, कि केवल बचपन में बलात्कार हुआ है, इसके दृष्टि, इस मद्देनजर से, इसी नजर से हमें इस उपन्यास को नहीं देखना चाहिए। ये तो खैर पहली शर्त है देखने की, बिना उसके तो फिर आप उस कथा को पकड़ ही नहीं सकते। और जो कथानक का विकास हुआ है, जो व्यक्ति का विकास हुआ है, व्यक्तित्व का विकास हुआ है, जो उसका संघर्ष चला है, उसको नहीं समझ सकते। तो बेसिकली तो वो है ही। लेकिन कृष्णा सूक्ति के साथ एक गजब की बात यह है कि उनकी कथा कभी इकहरी नहीं होती। हर उपन्यास में आप देख लीजिए, कहानी में देख लीजिए, संश्लेष आता है उनकी। यानी एक कथा में भी दो कथाएं तो जरूर होती हैं, तीन हो तो अलग बात, और नहीं भी हो तो वो अपनी छवि देती हैं। जैसे इसी अगर उपन्यास के बारे में कहूं तो मेरा अनुमान ये है, मैं उस हिस्से को ये मैंने लिख लिया है, मेरे साथ उल्टा है। अभी संजीव जी कह रहे थे कि पहले मैं बोलता हूँ और उसके बाद लिखना संभव हो पाता है, मेरे साथ उल्टा है। पहले मुझे जब तक मैं लिख नहीं पाता, बोल नहीं पाता। तो जहां तक ये अनुमान है मेरा, और ये अनुमान क्यों है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ मुझे राजेंद्र यादव का एक लेख याद आता है जो उन्होंने औरों के बहाने में कृष्णा सूक्ति को लिखा था, व्यक्तित्व की खोज कृष्णा सूक्ति। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि पूरी जिंदगी कृष्णा सूक्ति एक ही कथ्य लिखती रही। एक ऐसा लगता है जैसे कि डार से बिछड़ी से लेकर के, वो लेख इस पर सूरजमुखी अंधेरे तक ही लिखा गया है, उसके बाद की किताब उसमें नहीं है। इन तीन उपन्यासों पर खासतौर से है और कहानियों पर है। तो उसमें वो लिखते हैं कि जैसे कृष्णा सूक्ति ने अपने पूरे कथानकों में, पूरे किताबों में एक ही कथानक का, एक ही अंतर्वस्तु का विकास किया है। एक ही कथा जैसे वो लिख रही है। एक स्त्री है, स्त्री का व्यक्तित्व, स्त्री व्यक्ति से व्यक्तित्व बनता हुआ, स्त्री का व्यक्ति बनना हिंदुस्तान में, भारतीय परिवेश में, पितृसत्ता के इस दौर, पुराने से लेकर आज तक के दौर में सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक स्त्री को व्यक्ति कैसे बनना है, कैसे बने, एक इंडिविजुअल सेल्फ कैसे बने। ये कृष्णा सूक्ति का बहुत बड़ा तथ्य है, जो डार से बिछड़ी से लेकर के कृष्णा, ये सूरजमुखी अंधेरे से लेकर के और समय सरगम तक विशेष खास तौर से आता है। मैं तीन उपन्यासों के उदाहरण आपको दूंगा अभी। बतरू मरजानी, ए लड़की और ये सूरजमुखी अंधेरे के और समय सरगम एक ही व्यक्तित्व है जो निरंतर विकसित हो रहा है। तो राजे यादव ने वहां कहा कि जैसे कृष्णा सूक्ति एक ही कहानी लिख रही है, स्त्री का व्यक्ति होना और व्यक्ति से व्यक्तित्व होना। जैसे एक ही कहानी का हर अगला जो लेखन है वो उसी का विकास है।
डार से बिछड़ी से लेकर के मित्रों मरजानी से लेकर के और सूरजमुखी अंधेरे तक। तो मैंने अनुमान लगाया, मेरा ऐसा अनुमान है कि आप अशोक जी ज्यादा परिचित होंगे उन बातों से, और भी लोग होंगे, कि बहुत धीमे धीमे लिखती थी। उन्होंने लिखा भी है कि बहुत धीरे धीरे मैं लिखती थी और बहुत दिनों तक ऐसा होता था कि कोई रचना सामने आ ही नहीं रही है। तो मैंने सोचा कि ये जो सूरजमुखी अंधेरा है वो किस प्रक्रिया से पैदा हुआ होगा, और जो कृष्णा सोक्ति का निरंतर एक अंतर्वस्तु विकसित हुई है उसके संदर्भ में इस उपन्यास को कैसे लिया जाए। तो मेरा ऐसा अनुमान हुआ कि सन 70 के आसपास ये उपन्यास लगभग, चूंकि 72 में छपा, तो 60 और 70 के बीच में कभी लिखा गया। बहुत धीरे धीरे लिखती थी और आराम आराम से लिखती थी और लंबा समय उनको लिखने में लगता था। और एक कई उसके पांडुलिपियां होती थी, कई मैन्युस्क्रिप्ट उसकी होती थी, कई बार वो लिखा जाता था, कई ड्राफ्ट उसके होते थे, और ड्राफ्ट में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता था। तो ये जो रत्ती है वो कहां से आई? क्या ये डार से बिछड़ी उसके बाद मित्रों का विकसित रूप है, जिसका विकसित रूप ए लड़की में आता है, जहां वो अकेले रहने का तय करती है। यहां भी अकेले रहती है, वो अकेले रहने का तय करती है लास्ट अंत में, कि दिवाकर तुम किसे खड़खड़ाते रहते हो समय बेसमय। यहां तो एक कामकाजी अकेली औरत रहती है। तो ये अकेली औरत क्या है? इस अकेली औरत का विकास आगे समय सरगम में होता है, जहां अनन्या है। तो राजेंद्र यादव की बात मुझे एकदम सटीक लगती है कि कृष्णा सोक्ति जैसे अपने पूरी कहानी में, पूरे कथा क्रम में, मतलब पूरे लेखन में एक अंतर्वस्तु का निरंतर विकास कर रही है। तो वो मैं हिस्सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जहां तक मेरा अनुमान है, यह उपन्यास सन 60 से लेकर 70 के बीच कभी लिखा गया। विभाजन से इसका दूर दूर तक संबंध नहीं है। विभाजन की त्रासदियां उनके दूसरे कहानी उपन्यासों में है। जैसा कि कृष्णा सोक्ति जी का लेखकीय स्वभाव था, वे बहुत धीरे धीरे, मैं कई दिनों से थोड़ा सा मुझे सांस का वो हो रहा है। आपको हो गया है, हम लोगों को होने वाला है। नहीं, मुझे क्या कि हेरिडेंटल मतलब पैतृक है। ये अनुमान है मेरा, और अनुमान इसलिए है कि राजा यादव ने लिखा और भी कई लोगों ने लिखा कि जिस तरह से कृष्णा सोक्ति एक अंतर्वस्तु का लगातार विकास करती है, आगे भी करती है, अगर उन पर कोई ढंग का शोध किया जाए, कोई पुस्तक लिखी जाए, तो ये उसका ये विषय होगा कि किस तरह से एक व्यक्ति से, एक स्त्री से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यक्तित्व बनती स्त्री उनके उपन्यासों में और उनकी कहानियों में आती है। जैसा कि कृष्णा सोक्ति जी का लेखकीय स्वभाव था, वे बहुत धीरे धीरे अंतराल के साथ लिखती थी। बल्कि यूं कहना चाहिए, ज्यादा ठीक होगा कि उनका लेखन क्रम तो बदस्तूर दिन प्रतिदिन जारी रहता था। प्रकाशित व भारी और चौतरफा स्क्रूटिनी के बाद होने जाता था, जहां एक एक शब्द मोती की तरह माला में गुथा हो और बहुत गहरी और व्यापक, जहां एक एक शब्द मोती की तरह माला में गुथा हो, इधर से एक एक शब्द इधर से उधर किए जाने की कोई गुंजाइश तक ना बच जाए। समय दरअसल इसी स्क्रूटिनी में लगता होगा। 16 आने, बल्कि 16.25 आने टंच माल तैयार हो जाने के बाद बाजार में उसे उतारा जाता था। राजेंद्र यादव ने अपने उक्त लेख में एक जगह लिखा है, कृष्णा जी ने बहुत ही कम है। लंबी कहानी या लघु उपन्यास ऐसी कुल 4-5 चीजें, 4-5 कहानियां, 20-25 सालों की मात्र यही उपलब्धि। लेकिन मोती चुभना, पक्षीकारी या जरदोजी के साथ किए, जरदोजी की महीन नफीस कारीगरी, शब्दों को कोई भी ऐसा नाम लिया जा सके तो हिंदी में वह सिर्फ कृष्णा जी ने किया है। एक एक शब्द, वाक्य, कामा, फुल स्टॉप जैसे हफ्तों के परिश्रम से आया है। मैं लगभग 2-3 साल पहले उनके मिला था, एक घंटे की हमारी मुलाकात थी। हिंदी विश्वविद्यालय में हमने एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश की थी, जो हालांकि संपन्न नहीं हुआ। तय ये हुआ था कि उनके कुछ छोटे उपन्यासों पर, इसमें डार से बिछड़ी और ये सूरजमुखी अंधेरे के और मित्रों मरजानी,
ए लड़की, इन उपन्यासों पर विद्यार्थियों से, शोधार्थियों से लेख लिखवाए जाए, उनका पाठ हो और कृष्णा जी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। शायद अशोक जी को जानकारी होगी इस बात। मैं खुद उस निमंत्रण देने उनके यहाँ घर गया था और 1 घंटे की हमारी मुलाकात उनसे हुई थी। मैं सपरिवार गया था। बहरहाल वो बहुत आत्मीयता से मिली और बहुत अच्छा उन्होंने स्वागत किया, लेकिन वो दुर्भाग्य से वो काम हो नहीं पाए। तो लेकिन शोधार्थियों ने जो उन 5 उपन्यासों पे लिखा, और चूंकि मैं जिस विभाग में था वहां सारा विमर्श स्त्री केंद्रित होता है, सारे शोधार्थी वही थे, कुछ हिंदी विभाग के भी थे। सबका यही, जो राजेश यादव यहाँ लिख रहे हैं, लगभग सबका यही मानना था कि कृष्णा सोबती जिस तरह से स्त्री के व्यक्तित्व का निरूपण करती है, विकास करती है अपने पूरे लेखन में, वो अद्भुत है और अकेला है। कोई उनके आसपास भटकता नहीं, हिंदी में कम से कम। शब्दों को कोई ऐसा नाम दिया जा सके तो हिंदी में वह सिर्फ कृष्णा जी ने किया है। एक शब्द, वाक्य, कामा, फुल स्टॉप जैसे हफ्तों के परिश्रम से आया है। वे भयानक परफेक्शनिस्ट हैं। अपनी कलम से कभी भी उस चीज को बाहर नहीं आने देंगी। फिर ये एक लंबा है, उसको पढ़ने का अर्थ नहीं, आप सब देखेंगे। जो मुझे कहना था वो ये, इस उपन्यास का पहला संस्करण 72 में आया। अंदाजन इससे कम से कम 2-3 साल पहले यह पूरी तरह लिखा जा चुका होगा। छोटी मोटी कतर बेव चलती रही होगी, लेकिन अंदाज है कि पूरी तरह लिखे जाने के कम से कम 2 साल बाद इसे छपने दिया गया होगा, यानी सन 60 और 70 के बीच कभी यह लिखा गया होगा। यह मेरा अनुमान है। उनकी पांडुलिपियों की फाइलें देखकर सही रचना काल पता किया जा सकता है। अनुमान है कि इसके कई ड्राफ्ट तैयार किए हुए होंगे। आगे देखिए, फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने में कम से कम 5 साल तो लगे ही होंगे, जबकि ड्राफ्टिंग में इतना समय लगा हो। जब ड्राफ्टिंग में इतना समय लगा हो तो सोचा जा सकता है कि लेखक के दिमाग में यह थीम न जाने कब से चक्कर मार काटती रही होगी। यानी कि इस उपन्यास का लिखा जाना कोई 2-4 साल की बात नहीं, यह एक बहुत ही लंबा सिलसिला रहा होगा। अब जो मुझे कहना हुआ, आजादी के कोई 10-12 साल बाद हमारे यहाँ एक नई नवजागृत स्त्री का उदय और आविर्भाव होता है। आजादी के 10 साल के बाद लगभग एक नई स्त्री का उदय होता है भारतवर्ष में, जो बहुत सारी टैबूज को, उसमें सेक्स का टैबू भी शामिल है, उसमें परिवार का और विवाह का टैबू भी शामिल है, वो सारी परंपराएं शामिल है। उनको छोड़ करके, उनसे मुक्त होकर के अपना एक नया जीवन शुरू करती है। और वो नया, उस जीवन की कई त्रासदियां भी है भारतीय संदर्भ में। बहुत सारे लोगों ने कहा, जैसे वीरेंद्र यादव इस उपन्यास पर आरोप लगाते हैं, ये अंत में आता है टुकड़ा, कि ये ए लड़की और सूरजमुखी अंधेरे के जो स्त्री पात्र हैं वो कृत्रिम है। अब सूरजमुखी और ए लड़की के पात्र अगर कृत्रिम है, स्वाभाविक क्या है? अगर कोई स्त्री वैचारिक है, कोई स्त्री, उनको लिखा है उन्होंने देश, उपन्यास और देश में एक अध्याय है उनका, उसमें लिखा है बाकायदा उन्होंने कि ये ए लड़की और सूरजमुखी अंधेरे के जो स्त्री पात्र है वो कृत्रिम लगते हैं, जबकि दूसरे जो कोई और उन्होंने उदाहरण दिया, मधु कांकरिया का, किसी का दिया, शायद वो कृत्रिम नहीं लगता, उनकी दृष्टि होगी। लेकिन हाँ, फिर वो ये एक और बात कहते हैं, कोई जो कहते हैं कि सारी दुनिया में जब ये भारतीय पारिवारिकता के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है तो हिंदी में क्या हो रहा है? यहीं से आप पता कर सकते हैं कुंठा ग्रंथि कहां है। कृष्णा सोबती की सारी स्त्रियां, अधिकांश स्त्रियां पारिवारिकता का, विवाह का उच्छेद करती हैं, वो अकेले रहने का तय करती हैं, समर्थन भी करती हैं, समर्थन करती है, खुद ही है ना वो। अगर आप ए लड़की का वो प्रसंग देखें जो अम्मू कहती है कि तुम किसे पुकारोगी, कभी जरूरत पड़ी तो किसे पुकारोगी, तो बोले मैं किसी को नहीं पुकारूंगी, जो मुझे पुकारेगा मैं उसको जवाब दूंगी।
ये चीज सूरजमुखी अंधेरे क्यों आती है? सूरजमुखी अंधेरे में रत्ती कहती है यहां पर कि मैं उसी का जवाब दूंगी जो मुझे पुकारेगा। दिवाकर उसे जवाब पुकारता है तो उसे जवाब देती है। बहरहाल इसके इतने सारे संदर्भ है, तो जो मुख्य संदर्भ है जो मुझे लगता है, तो आजादी के कोई 10-12 साल बाद हमारे यहाँ एक नई नवजागृत स्त्री का उदय व आविर्भाव होता है। यह एक बिल्कुल ही नई चेतना स्त्री वैचारिकी व स्वत्व के साथ अस्तित्व में आना शुरू होती है। स्त्री पर लगी व लगाई गई सारी मध्यकालीन व सामंती बंदिशों के खिलाफ हर मामले में इसका अपना एक नया बदला हुआ एजेंडा था, जिसके अंतर्गत एक सापेक्षतः पूर्ण स्वतंत्र और स्वायत्त स्त्री व्यक्तित्व उभरना शुरू हुआ। ऊपर मेटल वुमेन एक शब्द आता है इसमें, और जो असद की माँ है, आपा है, वो उसे मेटल रत्ती कहती है। असद कहता है कि तुम केवल स्त्री नहीं हो, तो क्या है? मेटल वुमेन हो, मेटल रत्ती हो। मेटल रत्ती एक टर्म है, एक पारिभाषिक टर्म है, मतलब धातु स्त्री। एक ऐसी स्त्री जो बहुत मजबूत है, न केवल मजबूत है वैचारिक दृष्टि से, बल्कि वो अपने उस पर स्टैंड भी करती है, जो कुछ वो तय करती है उस पर उस अमल भी करती है, वो मेटल। और मेटल का मतलब जो व्यक्तित्व संपन्न है, झुलमुल नहीं। अगर आप ये जो सुरंगे में जो प्रसंग आते हैं उनकी व्याख्या हमने ठीक ठाक की, उन सारे प्रसंगों को देखें तो आप देखेंगे कि वो मेटल रखती है, वो किसी को हाथ नहीं धरने देती। ये शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, इसलिए कि वो आए ही इसलिए। उन्हें पता है कि ये जो स्त्री है हमारे सामने, ये बलात्कृत स्त्री है, इसलिए इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं करने दी अपने साथ। ये जो पूरा व्यक्तित्व है, नई स्त्री का व्यक्तित्व है, जो मेटल वुमेन है। स्त्री पर लगी व लगाई गई सारी मध्यकालीन व सामंती बंदिशों के खिलाफ हर मामले में इसका अपना एजेंडा, बदला हुआ एजेंडा था, जिसके अंतर्गत एक सापेक्षतः पूर्ण स्वतंत्र व स्वायत्त स्त्री व्यक्तित्व उभरना शुरू हुआ। यह स्त्री एक दिन में पैदा नहीं हो गई, बल्कि इसे अपना वजूद बनाने और स्थापित करने में अच्छा खासा वक्त मिला। अगर कृष्णा सूक्ति के मार्फत ही हम बात करें तो कम से कम हिंदी में वे अकेली ऐसी कथाकार हैं, पुरुष व महिला दोनों ही तरह के कथाकारों में, जिनकी रचनाओं में इस नई स्त्री का उद्भव व क्रमिक विकास साफ साफ संरक्षित हुआ है। इस हिसाब से आप देखें कृष्णा सूक्ति, वो और महिला कथाकारों की तरह सुरक्षा, बीमा और उसकी मांग नहीं करती। इसकी तो उन्हें जरूरत ही नहीं है, वो पूर्ण सुरक्षित है अपने में, बल्कि दूसरों को भी सुरक्षा दे सकती है। आप जरा सुरंगे प्रसंग के शुरुआती प्रसंगों को याद करें। उसको स्कूल का दिन है, स्कूल का वक्त है। कैसे पिटाई करती है बच्चों की, अपने साथियों, क्यों करती है? पढ़ने लिखने में, मेरिट में वो कम नहीं है, अच्छी हैंडराइटिंग उसकी है, अच्छे नंबर उसके आते हैं, लेकिन सब कहते हैं कि नहीं तेरे साथ। यानी स्त्री का एक ही पहचान है, केवल एक ही उसकी पैमाना है उसके पढ़ने का, कि चूंकि उसके साथ बलात्कार हुआ है इसलिए वो किसी दिन की नहीं रही है। ये एक ऐसा, मैंने कहा कि संश्लेषण है पूरे कथा में। एक तरफ तो ये कथा चलती है कि कैसे एक स्त्री, एक रत्ती अपने व्यक्तित्व को उस अंधेरे से निकालती है। 2 बार सूरजमुखी का इस्तेमाल यहाँ हुआ है। शुरू में हुआ है पहले, जहाँ वो अपने घर से उजाले के दिन में सूरजमुखी के फूल लाती है अपनी मैडम को देने के लिए, तो जो उसके साथी हैं वो उनको छीन करके तोड़ देते हैं। दूसरा जो अंधेरा है, दूसरा जो सूरजमुखी है वो वहां है जो अंधेरे में खिलता है। 2 जगह सूरजमुखी का चित्रण है। तो एक तरफ तो वह स्त्री है जो इस दलदल से अपने आप को निकाल के लाती है, और दूसरी तरफ एक नई स्त्री है जो कि सुरंगे जैसे पात्रों से संघर्ष करती है। ये सारे के सारे पात्र क्या है? वो भारतीय पितृसत्ता है। भारतीय पितृसत्ता के विभिन्न रूप है। इस उपन्यास में सुरंगों पर बात करते बहुत सारे लोगों ने कहा, राजेंद्र यादव यहां थोड़ा चूक गए,
उन्होंने कहा कि यहां पर औरत जो है, औरत की दिशा भटक गई। साफ उन्होंने कहा कि यहां जैसे रत्ती जो है वो दिशा खो गई। इसका जवाब अरविंद जैन ने दिया, वो खो नहीं गई है, दिशा सही दिशा में चल रही है। वो एक एक व्यक्ति को सही सही जवाब देती है। वो सारे के सारे लोग जो हैं वो भारतीय पितृसत्ता के विभिन्न रूप हैं। तो एक सवाल ये भी उठता है इस पर कि क्या जरूरत पड़ी उसको ना अलग अलग लोगों से टकराने की। इसलिए जरूरत पड़ी कि वो और उसके बारे में वो प्रयोग कर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है। किसका प्रयोग कर रही है? प्रेम के प्रयोग कर रही है, मित्रता के प्रयोग कर रही है। कोई प्रयोग नहीं है ये एक स्वतंत्र पैदा होती हुई स्त्री का जीवन है, उसके स्टेप है। क्या बिना सेक्स न्यूट्रल मित्रता नहीं हो सकती स्त्री पुरुष में? ये वो उदाहरण है सारे के सारे। तो साफ कहती भी है वो कि तुम्हारा प्रेम तो उससे है, हम अच्छे दोस्त नहीं हो सकते क्या? तो ये जो पूरे सारे प्रसंग है वो पुरुष में मित्र तलाशने के प्रसंग है सारे, जो ऐसी स्त्री तलाश रही है जो नई स्त्री है। उनके ये मैं थोड़ा ही पढ़ूंगा, इसको ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। हाँ बस मैं थोड़ा ही इसको खत्म करूंगा, बस 3 बज गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो पूरा स्त्री है 7वें दशक में और 6ठे दशक में नई पैदा होने वाली स्त्री, उस स्त्री का यहाँ चित्रण हुआ है। और कई बार तो लगता है जैसे कि ये युक्ति है बलात्कार, लेकिन युक्ति वास्तव में नहीं है, वो जो सत्य घटना है। और सोबती एक सोहबत में उन्होंने एक जगह लिखा है सूरजमुखी अंधेरे के एक संस्मरण में कि वो शिमला में अपने मित्र के यहाँ गई, तो वो ये सारा घटनाक्रम याद आ गया। इसका मतलब कहीं कोई घटना हुई हवाघर में उधर वो शिमला, तो ऐसा लगता है पूरे उससे उनके संस्मरण से भी कि कोई सत्य घटना है जिसको उन्होंने याद किया फ्लैशबैक पे और लिखा इस तरह से। लेकिन मैंने कहा कि संश्लेषण है पूरा, एक तरफ ये स्त्री है, लेकिन इसके बहाने जो एक बड़ा काम उन्होंने किया, एक उठती हुई व्यक्ति से व्यक्तित्व बनती हुई स्त्री का, नई स्त्री का चित्रण उन्होंने रत्ती के रूप में किया है। धन्यवाद।